हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज है आपका 22 सितंबर 2022 और द हिंदू के एडिशन में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो करंट अफेयर के साथ साथ एडिटोरियल को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका। तो जो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वह पुतिन जो है सो यहाँ पे अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे आपको एक आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में न्यूक्लियर वार भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपने लिए काम का चीज़ नहीं है। पुतिन ने एक चीज़ ज़रूर कहा यहाँ पे कि अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए और साथ में जैसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा, इसके बारे में बात किया गया है। बहुत पुराना ये सब चीज़ें चलते आ रहा है, 6 महीना हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। या आपको ये जैसे आपको निजाम स्वॉट के बारे में जो मिला है, जो इंडिया में रिटर्न हो रहा है, तो हमें चूँकि इसके बारे में कहा जाए तो ये स्नैक शेप में आपको दिख ही रहा है। हमें क्या जानना है कि चूँकि निजाम चूँकि यह कल्चर का पार्ट हो जाता है, एक तो कल्चर का पार्ट है और दूसरा हिस्ट्री का पार्ट है जो कि करंट में चल रहा है। तो इस सिनेरियो में आपसे पूछा जा सकता है निजाम के बारे में। तो निजाम जैसे एक तरह से कहा जाए तो निजाम उल मुल्क का शॉर्ट नेम जो है निजाम है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है। और यह जो है एक तरह से असफ जहाँ वन जो कि उसके इनहेरिटेंट रहते हैं ये लोग। उसके अलावा जो है सो आपको यह फॉर्मर जो है सो आपको सुजेरेन या कहिए कि नईब थे ऑफ द ग्रेट मुगल के डेक्कन में। बाद में जैसे धीरे धीरे उनके यहाँ इनकी पोजीशन बढ़ते जाती है और मोहम्मद शाह के टाइम में इनको वहाँ से निकाला जाता है और यह जैसे वहाँ से चले जाते हैं सीधे वहाँ पे आपको साउथ में और वहाँ पे जाके अपनी एक स्टेट बनाते हैं 1724 में। उसके बाद में फाउंडिंग करते हैं इंडिपेंडेंट आपको मोनार्की को निजाम टाइटल के साथ, जिसका नाम हैदराबाद होता है। और निजाम जो था यहाँ पे आपको एक तरह से नेटिव आपको सोवरेन हैदराबाद स्टेट था, जो कि 1719 से ये चल रहा था। और इसी को कहा गया कि जैसे असफ जाही डायनेस्टी हो गया। इनके साथ में 1724 में वार भी होता है, जो कि आपको मोहम्मद शाह भेजता है लेकिन वो हार जाता है उनका। उसके अलावा जैसे डायनेस्टी फाउंडेड मीर कमर उद्दीन सिद्दीकी, एक विक्ट्री ऑफ द दक्कन अंडर द मुगल एम्पर फ्रॉम 1713-1721 के बीच में, ये उसका ये हो गया। उसके बाद में जो डेटा माइग्रेंट को लेकर के है, जो कि रोहिंग्या माइग्रेंट को लेकर के है, उससे रिलेटेड न्यूज है। उससे रिलेटेड न्यूज ये है कि देखिए आपको जो रोहिंग्या है वह म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में रहते थे। म्यांमार देखिए पूरा का पूरा म्यांमार क्या है, तो पूरा का पूरा म्यांमार जो है सो आपको बुद्धिस्ट स्टेट है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो म्यांमार आपका है पूरा, यह जैसे पूरा बुद्धिस्ट स्टेट है। यहाँ पे एक स्ट्रेच में जैसे मुस्लिम रहते थे, तो इनके बीच में मिलिट्री के बीच में क्लैश हुआ। क्लैश होने के बाद ये लोग जो है सो आपको भागे अंडमान सी में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, उसके बाद में बांग्लादेश में और फिर जो है सो इंडिया में जो है सो आपको इस साइड से असम में और शायद बांग्लादेश से भी एंट्री किए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में अपन बात करें तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है वर्ल्ड का। और यह जो 2017 में अपने घर को छोड़ के जाते हैं म्यांमारी मिलिट्री के साथ, इनके साथ मतलब कि क्लैश होता है। और ये जैसे एक तरह से कहा जाए तो चूँकि इनकी संख्या वहाँ पे माइनॉरिटी में थे और यहाँ पे चूँकि ये जैसे एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट जब एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंस होता है, उसके बाद जो है सो आपको बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और इनके बीच में क्लैश होने के बाद ये जो है सो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, एक तो आपको नेशनल सिक्योरिटी है के लिए एक थ्रेट है यह, क्योंकि जैसे ज़ाहिर-सी बात है कि इनका अभी कुछ ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं जिससे यह संबंध इनका पाकिस्तान से चल रहा है। तो ये हमारे लिए जैसे एक तरह से एक बहुत ही ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी की बात हो जाती है। दूसरा है कि क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट, ज़ाहिर-सी बात है कि इंटरेस्ट में क्लैश हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी अपनी अलग इंटरेस्ट है और हमारे जो लोग हैं उनके अलग इंटरेस्ट हैं। पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी भी आ रही है क्योंकि क्लैशेस और साथ में जैसे चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का साथ दे रहा, तो एक पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी आ रही है। और मिलिटेंसी भी इस टाइप की, चूँकि पाकिस्तान इनका जो है सो एज़ ए मिलिटेंट ग्रुप के रूप में इंडिया में यूज़ कर सकता है। और दूसरी एक बहुत ही बड़ी आपको थ्रेट समझ में आ रही है यहाँ पे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इनको जो है सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको एक सेक्स स्लेव की तरह यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा जो है सो समाज में गंदगी भी फैल रही है। और यहाँ पे चूँकि एड्स वगैरह जो बीमारियाँ हैं और अभी हम लोग जैसे आपको पैपिलोमा वायरस को देखे थे जो कि मल्टीपल सेक्स से होता है। इस टाइप की बीमारियों का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा और लॉ एंड ऑर्डर तो इश्यू होगा ही होगा। तो आप ये 6 पॉइंट को लिख सकते हैं कि क्यों रोहिंग्या हमारे लिए कंसर्न की बात है नेशनल सिक्योरिटी में। कर्नाटका ने एंटी कन्वर्जन बिल को पास कर दिया है।
तो यहाँ पे एंटी कन्वर्जन बिल को रोका जा रहा है वगैरह वगैरह के बारे में बात की गई है। उसके बाद में इसरो एक यहाँ पे हाइब्रिड propulsion सिस्टम को टेस्ट किया है, जो कि आने वाले टाइम में यह काफ़ी ज़्यादा जैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है या हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में अगर अपन बात करते हैं आपको, तो यह जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनर है और साथ में जैसे आप फ्यूचर के लिए जैसे एक फ्यूचर मिशन के लिए मदद करेगा। और यहाँ पे जो जो फ्लाइट जो है सो आपको 30 की एन हाइब्रिड मोटर का यूज़ किया गया है और इसमें जो सो हाइड्रोक्सिल जो है सो आपको टर्मिनेटेड आपको पॉलीब्यूटाडाइन उसके साथ में जो है सो एल्युमिनाइज जो है सो सॉलिड फ्यूल और साथ में जो सो लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया गया है। और बाकी इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो यहाँ पे यह याद रखना है कि इसमें यूज़ क्या किया गया है, ठीक है? और इसका नाम क्या है, क्योंकि अभी ये हो सकता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। उसके बाद में अभी ये ट्रेड में जो डेफ़िसिट वगैरह हो रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ था, तो उसके लिए कुछ पॉइंट हमने आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया है इस एडिटोरियल से। तो वह पॉइंट है कि करंट ट्रेड पॉलिसी एक तरह से इंट्रोड्यूस किया 2015 में और यहाँ पे इसको चूँकि कोविड आ गया तो उसके बाद इसको लगातार एक्सटेंशन किया गया है 2021 में। अभी जो है सितंबर 30 तक एक्सटेंड किया गया है। गवर्नमेंट ये सोच रही थी इसमें कि चूँकि पिछले साल जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 422 बिलियन के करीब था। तो इस साल भी गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम लोग जो है 450 को यहाँ पे लगभग कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ है और इम्पोर्ट हमारा हर महीना 60 बिलियन के अराउंड रहा है। तो हमें जो है सो यहाँ पे कहा गया है, मेन बात जो कही गई है कि हमें एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा चूँकि हमारे साथ में कंसर्न अभी है कि आपको एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम हो गया और वर्ल्ड में ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, तो उसमें हमारे जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत है, इसी पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे जो है सो हामिद अंसारी साहब हैं, जो कि एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2017 7 से 17 के बीच में, इनको 2 टर्म मिला है। उसके बावजूद भी ये खूब क्रिटिसाइज़ करते हैं और इनको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी आज जो है सो आपको माइनॉरिटी जो है सो उसको वायलेंस किया जा रहा है वगैरह-वगैरह के जो बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को इन्होंने मतलब कि हाइलाइट किया है, तो हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पे उठाएँगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने आप को इन्होंने कहा है कि आपको इनइक्वालिटी के शेप आज की डेट में क्या है और ये जो है सो एक्चुअल में कम्युनलिज़्म को ज़्यादा ऊपर कर रहे हैं और डॉक्टर अम्बेडकर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके साथ में कोरिलेट कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद में से आपको यहाँ पे लीडरशिप को लेकर भी एक क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो कुछ पॉइंट है जो कि हमने आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें से है कि प्रिंसिपल ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को एक तरह से सेपरेट ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ये अम्बेडकर का कहना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 में। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन बना चुका है ऑलरेडी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में 51 ए ई में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया, जिसमें सिटीजन के मतलब कि इस पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि हर एक सिटीजन का ये अपना कर्तव्य होता है कि वह जो सो हार्मोनी को प्रोटेक्ट करे, स्पिरिट कॉमन अमंग ब्रदरहुड को जो है सो लिंग्विस्टिक और जो आपका रिलीजियस और रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी है उसके साथ में। उसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने आप को जो सो हमें ले आना है स्टेट को नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे कहा गया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का नहीं है, वो सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो है सो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ब्रदरहुड को ले आना और ये सब चीज़ को करना है। उसके बाद में दूसरी बात है इकोनॉमिक मतलब कि इनका कहना है कि इकोनॉमिक जो है सो वन प्लेस पे है, लेकिन आपको रीजनल, कास्ट, रिलीजियस और सम आर द स्प्लिट आउट द अंडरस्टैंड द स्टिल अदर एज्यूम करना चाहिए। और यहाँ पे इनका कहना है कि सोशियोलॉजिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं 8 कैटेगरी ऑफ द पीपल को जो डिटरमाइंड टू बी द सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सक्लूड किया जाता है। उसमें से इन्होंने 4 को चूज़ किया है, दलित, आदिवासी, वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटी को। और यहाँ पे इनका कहना है कि भारत में 20% जो है सो पॉपुलेशन आज के डेट में डिस्क्रिमिनेशन में है, जो कि एक तरह से माइनॉरिटी ग्रुप में है भारत देश में। तो यहाँ पे यही सब पॉइंट को यहाँ पे कवर अप किया गया है। अब यहाँ पे आपको न्यू स्टेटस को क्या है इसके बारे में बात किया जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या कहा गया है इनके द्वारा कि जो आज रिसेंट टाइम में जो इंडिया और चाइना के बीच में अभी जो स्टेटस को बना हुआ है और बफर जोन को बनाया गया है, तो इसमें कल भी हम लोगों ने एक देखा था आर्टिकल। तो यहाँ मेन बात यह कही गई कि जो बफर जोन बना है वो हमारा ही अपना जगह था, उसको आपने बफर जोन बना दिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमने देखा था कि कल जो चरवाही कम्युनिटी है वो भी अपनी कंसर्न रेज कर रही है कि वहाँ पे हमें बकरियाँ चराने के लिए नहीं ले जाया जा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे यह आपको यहाँ से आपको कोट किया जा रहा है कि चाइना जो है, चाइना की पॉलिसी को आप देखिएगा तो वो काफ़ी एग्रेसिव है। 2020 के बाद में उसने जैसे पूरा अपना सेटअप जमा लिया है। अब यहाँ पे इंडिया भी ऐसा कर रहा था, तो ये बफर ज़ोन बनाया जो जा रहा है,
जो इसमें 2 जगह, एक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और साथ में देपसांग प्लेन को पकड़े अगर हम, तो बफर ज़ोन बनाया जा रहा है, इसमें इंडिया को वहाँ पे डेवलपमेंट से रोका जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि ना मिलिट्री जाएगी, जब मिलिट्री नहीं जाएगी तो वहाँ पे क्या चल रहा है यह भी नहीं पता चलेगा। ग्रेडियों को कम से कम अलाउ करना चाहिए था। और उसके अलावा जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, या कहिए कि हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है और इंडियन ओशन रीजन है, उसको हमें कैसे शेप मिलाना है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। हमें जो है सो बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद में बिहार जो है सो नक्सल फ्री हो गया है, इसके बारे में यह क्लेम किया जा रहा है। तो इसमें से हमने कुछ पॉइंट आपके लिए एक्सेप्ट किए, वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे नक्सलिज्म जो टर्म डिराइव होता है नक्सलबारी, जो कि एक विलेज है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे चूंकि लैंडलॉर्ड और पिजन के बीच में क्लैश होता है, डिस्प्यूट होता है, उसी के आधार पर आगे बढ़ता है। और 1967 में इनिशिएट होता है। ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और कहा जाता है कि यह आज़ादी झूठी है। और इसमें 2 आपको लीडरशिप है, एक कान्हू जैसो सन्याल हो गए और आपको जगन आपको संथाल हो गए। वेस्ट बंगाल से शुरू होता है और बाकी ईस्टर्न इंडिया में छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में फैल जाता है यह। और यह एक तरह से आपको नक्सल सपोर्ट माओइस्ट पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट है उसके आधार पे आगे बढ़ता है। माओइज्म जैसे एक तरह से कहा जाए तो फॉर्म ऑफ द कम्युनिज्म है, जो कि आपको माओ से तुंग जो कि चाइना में हुआ डेवलप करता है। और यह डेक्लाइन क्या है कि हमें स्टेट पावर को कैप्चर करना है बाय वायलेंस। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्म इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू हमें स्टेट पावर को कैप्चर करना है। उसके बाद में कॉज क्या है, तो एक तरह से कहा जाए तो ट्राइबल डिसकंटेंट रहता है। जैसे आपको याद हो तो हम लोगों ने कॉलोनिज्म में क्लास 9 में डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले कि जो है सो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो फॉरेस्ट कम्युनिटी के बारे में, कॉलोनिज्म का क्या इम्पैक्ट फॉरेस्ट कम्युनिटी पे पड़ता है, और दूसरा था कि कम्युनिज्म बोल रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या इम्पैक्ट फॉरेस्ट कम्युनिटी पे पड़ा था, और दूसरा था उसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या इम्पैक्ट जो है सो पास्टोरलिज्म पे पड़ा था। तो उस टाइम पे भी जो है सो जो फॉरेस्ट एक्ट आया था 1964-65 में, 1864-65 में जो आया था, उस टाइम पे भी इन लोगों को 3 टाइप के वहाँ पे वो फॉरेस्ट किया गया था। एक रिजर्व फॉरेस्ट था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, और उसके बाद में जो सो विलेज फॉरेस्ट था। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट था या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, वहाँ पे जो आपको ट्राइबल्स थे वहाँ पे जाना बंद कर दिया गया, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। और उनके हिसाब से जो स्वराज का मतलब है कि हमें अपना फॉरेस्ट को फ्री करना है, जो 1905 से लेकर के 1919 के बीच में जो मूवमेंट चलता है स्वराज के बारे में। तो इंडिया में जब 1980 में जब आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आता है, तो फिर से ट्राइबल को वही किया जाता है। तो इसके बारे में कहा गया मैसिव डिस्प्लेसमेंट, डैम बनाने के नाम पे, आपको नेशनल पार्क के नाम पे जो है सो मैसिव डिस्प्लेसमेंट करना, ये भी एक कॉज है। और उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक जो है सो एक्चुअल में आपको ये अभी प्रिमिटिव टाइप से जी रहे हैं, जैसे आपको पीवीटीजी की बात हो गई, और बाकी कंट्री काफ़ी आगे निकल गई है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन भी फॉलो अप नहीं करता है। और एक तरह से नक्सलिज्म को जो कन्फ्यूजन है, नक्सलिज्म को टैकल कौन करेगा, स्टेट करेगा, सेंटर करेगा। स्टेट जनरली सोचता है कि सेंट्रल काम हम उसमें क्यों दखल अंदाजी करें। तो ये सब कुछ कॉज रहे हैं। सॉरी, आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे स्टेप्स लिया है। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो कि 2010 में चालू किया गया, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हो गया, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि 2018 में लॉन्च किया गया। तो ये सब चीज़ें जो है सो आपको मदद करती हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। धन्यवाद।